नेक्स्ट देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे आपका गिवन है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, आर वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर गिवन है एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे गिवन है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ग्राफ मान लीजिए गिवन है। तो आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, du बाई डी आर होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ का स्लोप किस चीज को बताएगा, फोर्स को। स्लोप का मैग्नीट्यूड, इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूं स्लोप का मैग्नीट्यूड नहीं, तो आप जानते हैं कि रिलेशन तो बेटा ये होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन का निगेटिव साइन किसको डिफाइन करता है, फोर्स को। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ डी बाई डी आर की बात करूंगा, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये फोर्स को बता देगा। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ड्यू बाई डी आर। अब मान लो ऐसा ग्राफ बना हुआ है, मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट ए बी सी कहीं पे भी हो सकता है, मान लो ऑब्जेक्ट ए पर है ना, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे R1 पे ये रही, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से वेरी कर रहा है। ये जो ग्राफ गिवन है ये वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू क्या गिवन है, पोजीशन। इस तरह का ग्राफ हो सकता है, एक पॉसिबल ग्राफ हमने बनाया है। यही ग्राफ होगा जरूरी नहीं है। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी आर का ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ग्राफ किसी तरह का हो सकता है। लेकिन मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे यहां पे ड्यू बाई डी आर क्या होगा, ये रहा यू और ये रहा ड्यू बाई डी आर, क्या बताएगा इसके स्लोप को। स्लोप कैसे पता लगाता है, टेंजेंट खींच के। तो यहां पे आप टेंजेंट खींचेंगे तो ड्यू बाई डी आर क्या हो रहा है, जीरो। तो ए पॉइंट पे ड्यू बाई डी आर आपका जीरो है। अच्छा बी पे, तो देखो मिनिमा पे भी बेटा डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, यू का स्लोप जीरो होता है, ड्यू बाई डी आर जीरो होगा। अच्छा डबल डिफरेंशिएशन, तो ये ग्राफ कैसा है, हंसता हुआ या रोता हुआ। देखो स्लोप देखने के लिए एक आसान सा तरीका पहले मैं आपको बता देता हूं, स्लोप देखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन बात करेंगे आगे। देखो मान लो ये ग्राफ बना हुआ है y वर्सेस x का, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, बताओ स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। ऐसा ग्राफ बना हुआ है, बताओ स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। ऐसा ग्राफ बना हुआ है, एन नंबर ऑफ ग्राफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ग्राफ बना हुआ है और ऐसा ग्राफ बना हुआ है। तो सबसे पहले ग्राफ नंबर 1 से बात करते हैं कि इसमें स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। कैसे देखते हैं आप स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, तो स्लोप देखने के लिए आप यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट प्लॉट करते हैं। यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं और यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं। बताओ ये जो आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, ये जो टेंजेंट हमने खींचा था, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बनाएगा। मतलब यहाँ पे स्लोप है आपका पॉजिटिव, यहां पे स्लोप है आपका जीरो, और यहां पे देखिए ये जो टेंजेंट प्लॉट किया है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 से ज्यादा होगा, तो यहां पे स्लोप होगा निगेटिव। ये बेसिक बात है, मैं एक बार बताना चाहता हूं आपको। यहां पे आप देखेंगे स्लोप क्या होगा बेटा, जीरो। यहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा, ये जो टेंजेंट मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो यहां पे स्लोप होगा पॉजिटिव और यहां पे स्लोप होगा निगेटिव। क्या आपको इतना समझ में आ गया? हाँ सर ये तो बात समझ में हमें पहले से आता है, ठीक है बेटा। अब बताओ यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देखो स्लोप पहले पॉजिटिव से घट के कुछ जीरो हुआ है। अब पॉजिटिव से जीरो होने का क्या मतलब है, घटा। अरे मान लो कुछ यहाँ पे पॉजिटिव 5 है इसका स्लोप, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया और फाइनली स्लोप जीरो हो गया। स्लोप तो समझते हो ना, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स को स्लोप कहते हैं, और स्लोप tan थीटा से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू देखिए, टेंजेंट जो बना रहा होगा लगातार घट रहा है, और यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, ये देखो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, जीरो का। तो यहाँ पे एग्जैक्टली स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ आता है। यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, देखो निगेटिव हो गया। तो यहां पे पहले स्लोप पॉजिटिव से जीरो हुआ तो घटा है, और फिर जीरो से निगेटिव में जा रहा है। मतलब देखो स्लोप का वेरिएशन कुछ ऐसा होगा, 4 3 2 1 0, फिर -1 -3 -2 -4 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8, ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप लगातार घट रहा है। निगेटिव में बढ़ने को भी तो घटना ही कहेंगे ना बेटा।
निगेटिव में बढ़ने को क्या कहेंगे, घटना। तो इसमें स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा, इसमें स्लोप देखो, पहले निगेटिव था मान लो -6, फिर हो गया -4, फिर हो गया -2, फिर -1, फिर 0। देखो यहाँ पे 0, तो स्लोप बढ़ा। निगेटिव में कम होने को बढ़ना कहते हैं और फिर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, बढ़ रहा है। मैं स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्लोप की बात कर रहा हूँ। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि पहले स्लोप घटा फिर बढ़ा, पहले घटा फिर बढ़ा। ना 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 ना, सिर्फ स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप लगातार बढ़ रहा है। और इस स्लोप को देखने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, हंसता हुआ ग्राफ और रोता हुआ ग्राफ के कंसेप्ट से। हंसता हुआ ग्राफ, रोता हुआ ग्राफ कैसे? तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये वाला मेन ग्राफ आपका ये है ना, व्हाइट कलर से बना, ये है ग्राफ। तो आपको टेंजेंट प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि ये जो कर्व मैंने यहां पे बनाया, देखना ये जो मैंने यहां पे कर्व बनाया है, इसी शक्ल का मैं एक आदमी बना देता हूं। देखो ऐसे, मतलब ये वाला, ये देखो ये और ये कर्व है नीचे की तरफ झुका हुआ ऐसा। बताओ ये आदमी कैसा है, लाफिंग है कि क्राइंग है? क्राइंग है, तो इसको बोलते हैं क्राइंग कर्व। और यहाँ पे एग्जैक्टली मैं इसी शक्ल का, इसका चेहरा देखो ऐसे अपवर्ड कर्व है ना, देखो अपवर्ड कर्व बना देता हूँ। तो ये कैसा है, हंसता हुआ। ये हंस क्यों रहा है? क्योंकि इसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है। और ये रो क्यों रहा है? क्योंकि इसका स्लोप लगातार घट रहा है। तो जहां भी आपको ग्राफ रोता हुआ दिखाई देगा तो आप बोलेंगे कि उसका स्लोप लगातार घट रहा है। जहां भी ग्राफ रोता हुआ दिखाई देगा आप बोलेंगे कि इसका स्लोप लगातार घट रहा है। और जहां पे ग्राफ आपको हंसता हुआ दिखाई देगा आप बोलेंगे इसका स्लोप बढ़ रहा है। तो हंसता हुआ ग्राफ होगा तो स्लोप बढ़ रहा होगा, रोता हुआ ग्राफ होगा तो स्लोप घटेगा। तो ना तो आपको टेंजेंट प्लॉट करने की जरूरत है, ना ही आपको ये देखने की जरूरत है कि टेंजेंट एंगल कितना बना रहा है, ना ही आपको ये देखने की जरूरत है कि स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है, ना ही आपको ये देखने की जरूरत है कि पॉजिटिव में घट रहा है कि निगेटिव में बढ़ रहा है। सिंपल आप देखो, हंसता हुआ ग्राफ कौन सा है, ये कि ये हंसता हुआ है मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा है, ये रोता हुआ है मतलब इसका स्लोप घट रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। हंसता हुआ ग्राफ स्लोप बढ़ रहा होगा, रोता हुआ ग्राफ स्लोप घट रहा होगा। डन। अब आगे देखो, यहाँ पे देखिए बेटा प्लीज, ऐसा है। बताओ ये हंस रहा है कि रो रहा है? तो एक बात बताओ, ये तो आधा ही शक्ल दिख रहा है। देखो ना, इसी ग्राफ का, इस ग्राफ का आपको नहीं लग रहा है ये आधा हिस्सा है? तो आधा अगर रोता हुआ शक्ल है तो पूरा तो रोता हुआ ही होगा। देखो बेटा, आधा अगर रोता हुआ है तो पूरा भी तो रोता ही हुआ होगा। मतलब इसका स्लोप कैसा होगा, घट रहा है। बिना सोचे समझे कह दो कि स्लोप घट रहा है। बताओ हंसता हुआ कि रोता हुआ? देखो ये रोता हुआ, देखो आपको नहीं लग रहा कि इस ग्राफ का आधा हिस्सा है ये रोता हुआ ग्राफ है, स्लोप घट रहा होगा। हंसता हुआ ग्राफ, देख हंसता हुआ ग्राफ है, स्लोप बढ़ेगा। ये हंसता हुआ ग्राफ है, स्लोप बढ़ेगा। आंख बंद करके जवाब बता दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा कभी। तो जहां भी ग्राफ हंसता हुआ होगा वहां पे स्लोप बढ़ रहा होगा, और जहां भी ग्राफ रोता हुआ होगा वहां पे स्लोप घट रहा होगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राफ कैसा है, यहाँ पे ग्राफ ऐसा रोता हुआ। और अच्छा, ये ऐसा मैक्सिमा पे बनता है कि मिनिमा पे? देखो ये मैक्सिमा पे बना है। तो मैक्सिमा पे लगातार स्लोप क्या हो रहा है, देखो घट रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप dm/dx, x के साथ चेंज इन स्लोप क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो मैक्सिमा पे चेंज इन स्लोप क्या आ जाता है, निगेटिव। और मिनिमा पे देखोगे तो मिनिमा पे तो ग्राफ हंसता हुआ बनेगा, हंसता हुआ बनेगा, और तो इसका स्लोप बढ़ रहा होगा। तो स्लोप में परिवर्तन देखोगे dm/dx, और m खुद है तेरा dy/dx। अरे dy/dx को m बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। m को अगर यहाँ पे रख दोगे तो ये आ जाएगा तेरा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मिनिमा मतलब हंसता हुआ मतलब स्लोप बढ़ेगा। तो स्लोप में चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिनिमा पे कैसा होता है, पॉजिटिव। और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ये डबल डिफरेंशिएशन है ना बेटा, m खुद तेरा क्या है, m खुद तेरा क्या है, dy/dx है। m खुद तेरा क्या है, dy/dx। यहाँ पे रख दोगे तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से देख के बताओ कि डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव क्यों आया है, क्योंकि ये रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि इसका शकल रोता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ऐसा ग्राफ बनेगा तो मैक्सिमा पे शकल रोता हुआ होता है और मिनिमा पे शकल हंसता हुआ होता है। हंसता हुआ मतलब स्लोप बढ़ रहा है, तो चेंज इन स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। आपको ये कहानी समझ में आई? अब आप 2-4% बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, वो कहते सर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं स्लोप की बात कर रहा हूं, स्लोप के परिमाण की बात नहीं कर रहा। अगर आप स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करोगे, मतलब आप कह रहे हो कि आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, आप कह रहे हो कि आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करोगे। तो मैग्नीट्यूड स्लोप अब देखने का भी बहुत आसान तरीका मैं बताता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए ना तुम सिर्फ देखो कि जीरो कहां पे है,
और तुम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप 0 है तो यहाँ पे कुछ था तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हुआ, बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे स्लोप देखो तो क्या है बेटा, 0, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कम हो गया ना, यहाँ पे 0 हो रहा है, फाइनली यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और यहाँ पे कुछ था से 0 हो गया, मतलब स्लोप घट रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट रहा है। यहाँ पे कुछ स्लोप होगा और फाइनली यहाँ पे स्लोप देखोगे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो आपको 0 दिखाई देगा ना, देखो ना स्लोप 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट गया, देखो यहाँ पे कुछ था स्लोप, अभी यहाँ पे 0 हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट गया। लेकिन सिर्फ स्लोप की बात करोगे तो हंसता हुआ रोता हुआ ग्राफ देखोगे। बताओ हंसता हुआ है कि रोता हुआ? सर हंसता हुआ। कैसे? देखो इस ग्राफ का ही तो पार्ट है, ये हंसता हुआ ग्राफ है तो स्लोप बढ़ रहा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट रहा है लेकिन स्लोप बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब प्लस माइनस के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे स्लोप तो बढ़ रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट रहा है। अच्छा इस ग्राफ में देखो, तो इस ग्राफ में देखो यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, 0, यहाँ पे स्लोप क्या है, 0, और यहाँ पे कुछ होगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव निगेटिव तो देख नहीं रहे हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 0 से कुछ हो गया मतलब बढ़ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप बताओ क्या है, 0, और फिर कुछ हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए पहले देखो 0 और बाद में कुछ है, प्लस माइनस तुम नहीं देख रहे हो, कुछ है, प्लस भी हो कोई बात नहीं, माइनस भी हो कोई बात नहीं, कुछ है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 0 है, आगे जाने में कुछ आ गया, यहाँ पे 0 है, कुछ आ गया, मतलब बढ़ गया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। लेकिन स्लोप की बात करोगे तो रोता हुआ ग्राफ है, स्लोप घट रहा है लेकिन स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। स्लोप क्यों घट रहा है? तो कहानी में स्लोप देखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ स्लोप की बात करोगे तो हंसता हुआ रोता हुआ ग्राफ देखोगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करोगे तो तुम्हें पता है सिर्फ 0 देखना है। बताओ यहाँ पे क्या है स्लोप, देखो अच्छे से समझो, समझ आ जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली स्लोप की बताओ क्या है, 0 है, फिर कुछ हो गया मतलब स्लोप बढ़ गया, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 0, जैसे आगे जाएंगे तो कुछ हो जाएगा मतलब बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप है तो निगेटिव स्लोप आया, लेकिन तुम्हें निगेटिव से मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन रोता हुआ ग्राफ होने की वजह से स्लोप इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको पॉज करके इसको लिख लो, काम आएगा बहुत। काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, एनएलएम में, वर्क एनर्जी पावर में ये बहुत काम आएगा। हंसता हुआ रोता हुआ ग्राफ आपको देखना है, कैसा ग्राफ है ये, रोता हुआ ऐसा होता है तो रोता हुआ होता है ऐसा होता है, स्माइलिंग कर्व है, हंसता हुआ। लिख लो बेटा स्क्रीन पॉज करके अच्छे से, लिख लिया क्या? अब आगे देखो, अब अपन ओरिजिनल डिस्कशन पे चलते हैं जहां पे थे। अपन कहां पे थे, इस ग्राफ पे थे। अब अच्छे से देखो, तुम्हें अब समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ध्यान से देखोगे तो ये कैसा कर्व दिख रहा है यहाँ पे, हंसता हुआ कि रोता हुआ। देखो रोता हुआ है, देखो रोता हुआ है, रोता हुआ है, रो रहा है। और ये देख ये क्या कर रहा है, हंस रहा है, क्या रहा है, कर रहा है, हंस रहा है। तो आप क्या करेंगे कि ए पॉइंट पे इसका स्लोप तो 0 है, देखो टेंजेंट खींचोगे स्लोप क्या दिखाई देगा, टेंजेंट खींचोगे तो स्लोप क्या दिखाई देगा, देखो 0, और यहां पे भी स्लोप क्या दिखाई देगा, 0। तो स्लोप तो दोनों जगह पे 0 है, लेकिन स्लोप में चेंज देखोगे, यहां पे लगातार स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? रोता हुआ ग्राफ है यार, रोता हुआ, तो इसका चेंज इन स्लोप क्या आ जाएगा, निगेटिव। और यहां पे ग्राफ कैसा है, हंसता हुआ, तो यहां पे चेंज इन स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब डबल डिफरेंशिएशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये तुम्हारा मैक्सिमा, ये है मिनिमा, ये क्या है मैक्सिमा, और ये क्या है मिनिमा। अब यहां पे एक जो कंसेप्ट आपको मेन बताना है वो ये है कि अगर मैं पार्टिकल को, इस पार्टिकल को यहां उठा के रख दूं, ठीक है, और यहां पे छोड़ दूं, यहां से क्या करूं, छोड़ दूं, तो क्या होगा, तो वो पीछे भाग के आएगा। क्यों पीछे भाग के आएगा? क्योंकि F इज इक्वल टू होता है माइनस du/dr। यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, निगेटिव, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो भाग के यहाँ आ जाएगा। और अगर पार्टिकल को यहाँ रख दोगे तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, निगेटिव। अरे भाई u वर्सेस r ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर से वापस भाग के आएगा। तुम्हें याद रखने के लिए सिर्फ ऐसा समझो कि कटोरी जैसा कोई चीज़ है ना, कटोरी जैसा है। अब कटोरी में किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा फिर से वो, और यहाँ पे रख के छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा फिर से वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ोगे, मान लो कटोरी को तुमने उल्टा कर दिया और वहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ा तो लुढ़क के नीचे आ जाएगा। तुम्हें बस इतना ही याद रखना है, तुम्हारा काम हो गया।
देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो मैक्सिमा पे, यहाँ पे स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। और इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे u वर्सेस r ग्राफ का स्लोप जीरो है, और du बाई डी आर को ही क्या कहते हैं अपन? फोर्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर एग्जैक्टली ए पॉइंट पे है तो उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, और ऑब्जेक्ट अगर बी पॉइंट पे है, कहाँ पे है? बी पॉइंट पे, तो वहाँ भी स्लोप जीरो है, तो वहाँ पे भी फोर्स क्या लग रहा होगा? जीरो लग रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी हो या यहाँ पे भी हो, नेट फोर्स इस पे जीरो है। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब हुआ तो लुढ़क के नीचे आ जाएगा, लुढ़क के नीचे आ गया, मतलब इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। या भी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, और इसको उठा के आगे ले जाओगे, भाग के पीछे आ जाएगा, इसको पीछे ले जाओगे, भाग के आगे आ जाएगा। तो कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है? मिनिमा पे, जहां पे कब मिनिमा बन रहा होगा? एट मिनिमा। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एट मैक्सिमा, एट मैक्सिमा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मुझे इतना ही समझाना था, और तुम्हें ये याद रखने का एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है कि तुम इस ग्राफ को एक कटोरी जैसा मान लो, और ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाके छोड़ोगे तो अपने आप लुढ़क के आगे आ जाएगा, अपने आप उसी पोजीशन पे लुढ़क के आ जाएगा, और यहाँ पे आगे ले जाके छोड़ोगे तो अपने आप लुढ़क के इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मिनिमा पे स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। अच्छा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है और मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। तो ये रहा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आएगा कहाँ पे? मैक्सिमा पे। तो मैक्सिमा पे क्या होगा? अनस्टेबल, मतलब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव मतलब अनस्टेबल, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब डबल डिफरेंशिएशन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है, ये कैसे याद रखेंगे? तो हंसता हुआ और रोता हुआ ग्राफ। मैक्सिमा पे ग्राफ है रोता हुआ, तो अब स्लोप लगातार घट रहा होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या आ जाएगा? आपका निगेटिव, क्योंकि स्लोप घट रहा है। तो मैक्सिमा पे स्लोप लगातार घट रहा हो तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और मैक्सिमा पे क्या होगा? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है? नेगेटिव। और मिनिमा पे ग्राफ हंसता हुआ है मतलब इसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाएगा। और मिनिमा पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे डबल डिफरेंशिएशन यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अच्छा, मान लो अगर अपन सी के बारे में बात करें, ये भी कभी कभी पूछ लेता, सी के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, एट पॉइंट सी बताओ ड्यू बाई डी आर क्या होगा? जीरो। यहाँ पे स्लोप तो जीरो है भाई, और यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो चेंज इन स्लोप क्या हो रहा है? तो चेंज इन स्लोप भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो 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 हर जब समय स्लोप जीरो ही है। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ड्यू बाई डी आर जीरो होने से फोर्स तो जीरो लग रहा है, और इसको आगे उठा के रखो तो भी फोर्स वहां जीरो रखेगा, तो इसको यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, वही रह जाएगा। तो इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। है तो इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्स जीरो तो इक्विलिब्रियम है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमा पे होगा तो डबल डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमा पे होगा तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? निगेटिव। और जहां पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ गया उसको अपन कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, यही पर रह जाएगा, उठा के यहाँ रख दो, यही पर रह जाएगा, यहाँ रख दो, यही पर रह जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे तो भाग के वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दोगे भाग के अपने पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ ले जाओगे भाग के अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टेबल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो फोर्स जीरो लग रहा है, थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे तो ऑब्जेक्ट लुढ़क जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इस पार्टिकल को थोड़ा भी इधर रखोगे लुढ़क के यहाँ जाएगा, अपने पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। समझ आ गया कहानी? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, कोई खास बात नहीं है इसमें। स्क्रीन पॉज करके बेटा लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए ये। चलिए अब आगे देखिए, एक बढ़िया सवाल करते हैं। ये है ग्राफ बना हुआ एफ वर्सेस आर का। क्या ग्राफ बना हुआ है? एफ वर्सेस आर का। चलिए फटाफट देखिए, आपको ये याद होना चाहिए कि डबल डिफरेंशिएशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा के लिए निगेटिव होना चाहिए, और किसी भी, जैसे यहाँ पे y रखो, t रखो, f रखो, कुछ भी रखो, डबल डिफरेंशिएशन
मिनिमा पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको पता है कि मिनिमा पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमा पे होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमा पे क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चलो यहाँ पे आते हैं अपन वापस। अब ये एफ वर्सेस आर ग्राफ है, बताओ यहाँ पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा? ए पे, बी पे, सी पे। तो बच्चा यहाँ पे जल्दीबाजी में बोल देता है कि सर यहाँ पे देखो स्लोप जीरो है, इस 2 पॉइंट पे तो स्लोप जीरो ही नहीं है, तो जहाँ स्लोप जीरो होगा वहीं तो फोर्स जीरो होगा। नहीं बेटा, ये खुद एफ का ग्राफ है, ये यू का ग्राफ नहीं है। अपन ने यहाँ पे u के ग्राफ में जब आप स्लोप देखेंगे तो u का वर्सेस r ग्राफ देखोगे तो इसका जो स्लोप dy dr होगा वो f को बताएगा। इसलिए जहाँ पे स्लोप जीरो वहाँ पे फोर्स जीरो, लेकिन ये खुद ही फोर्स है। y एक्सिस पे क्या है? फोर्स है। अगर आप मैं पूछूं यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, ये इतना फोर्स लग रहा है। a पे और c पे फोर्स क्या होगा? जीरो। तो एट a फोर्स बोलो क्या है? जीरो। एट बी फोर्स क्या बोलो? जीरो। अच्छा, ए पे df बाई डी आर कैसा है? रेट ऑफ चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो देखो यहां पे f वर्सेस r ग्राफ का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव। और b पे, यहां पे सॉरी b नहीं है, ये c है। c पे कैसा है? df बाई डी आर, ये है निगेटिव। ठीक है सर। अपन यहाँ पे f को क्या रख सकते हैं? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये तो फंडामेंटल रिलेशन है, f इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। इससे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। f इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप? माइनस डी बाई डी आर। तो यहाँ पे f को माइनस डी बाई डी आर रख सकते हैं। f को क्या रख सकते हैं आप? माइनस डी बाई डी आर। तो रखिए यहाँ पे रख सकते हैं आप माइनस डी बाई डी आर, तो माइनस बाहर आ जाएगा और डी यू बाई डी आर, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे इस माइनस को उस तरफ लेके जाएंगे, या फिर सुनिए ना, इस माइनस को, इस निगेटिव वैल्यू को आप इसको उस तरफ लेके जाएंगे और पॉजिटिव को इधर लाएंगे, तो इक्वेशन में माइनस दिख रहा है। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया? u विथ रिस्पेक्ट टू आर निगेटिव, और u विथ रिस्पेक्ट टू आर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे f को df बाई डी आर है बेटा, ये df बाई डी आर है। आप जानते हैं f को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी बाई डी आर, तो f को लिखो माइनस डी बाई डी आर, तो ये होगा माइनस डी यू बाई डी आर। किसको रखा है मैंने? f को। और d बाई डी आर पहले से है, d बाई माइनस डी आर, डी बाई डी आर पहले से, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू निगेटिव, क्योंकि c पॉइंट पे देखिए यहाँ पे f वर्सेस r ग्राफ का स्लोप निगेटिव है। तो देखो ये माइनस कट गया, मतलब आप देख पा रहे हैं कि डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया है? वो बेटा बोलो पॉजिटिव। और डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा पे होता है, और मिनिमा पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? सी पे। सी पे क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आंसर आएगा आपका सी। यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ। अगर आपको ये तरीका समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो एक और तरीका है। देखो, मान लो पार्टिकल को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हो, तो उस इंस्टेंट पे फोर्स पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो देखो बेटा, ये है तुम्हारा फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ। यहाँ पे देखो फोर्स कैसा है? निगेटिव, मतलब फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, माइनस आर की तरफ। फोर्स लगेगा निगेटिव माइनस आर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट को फिर वापस ले जाएगा पीछे की तरफ। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो तो बोलो फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव दिशा में लगेगा, पॉजिटिव आर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट को फिर से आगे ले आएगा। तो ऑब्वियसली ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को उठा के तुम यहाँ रख देते हो तो फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको आगे ले जाएगा। और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो तो निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएगा। मतलब यहाँ से अगर पीछे लाते हो तो और पीछे ले जाएगा, यहाँ से आगे ले जाते हो तो और आगे ले जाएगा। मतलब आपको नहीं लगा कि डायग्राम देखे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? ये कैसा है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट को अगर तुम आगे ले जाते हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा? देखो ना, फोर्स ये एफ है, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे फोर्स निगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ लगाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में। माइनस एक्स की तरफ फोर्स लगेगा, देखो माइनस आर की तरफ फोर्स लगेगा, पीछे ले जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पीछे आके यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हो तो यहाँ पे फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को आगे धक्का देगा तो फिर से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने मैथमेटिकली भी समझा दिया, फिजिकली भी समझा दिया। एक और जबरदस्त तरीका बताता हूँ, तीसरे तरीके से कर देता हूँ मैं। सर ये तो पिछला ही डिस्कशन था, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तीसरा तरीका बताता हूँ एक बार, सुनो। यहाँ पे देखोगे
तो फोर्स और एक्स का ग्राफ जैसे जैसे आर बढ़ रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, तो यहां पे आएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहां देखोगे तो फोर्स इज माइनस प्रोपोर्शनल टू एक्स। जहां फोर्स माइनस प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब आगे जाने पे फोर्स पीछे लगे और एक्स को निगेटिव रखने पे फोर्स पॉजिटिव लगे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और यही एसएचएम का कंडीशन, और एसएचएम कहां होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे आप कि एसएचएम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है। जैसे मान लो कि एक ऐसा है, ये बताओ कैसा है? हंसता हुआ ग्राफ है। हंसता हुआ कहां होता है? मिनिमा पे। अरे मिनिमा पे तो हंसता हुआ होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप इसमें कैसा आ जाता है? पॉजिटिव, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ से पार्टिकल को तुम आगे ले जाओगे, यहाँ पे झूलता रहेगा, एसएचएम ऐसे ऐसे करता रहेगा। एक पार्टिकल को उठा के यहाँ रख दो तो पीछे के यहाँ रुकेगा थोड़ी ना, पीछे निकल जाएगा थोड़ा सा, और ऐसे एसएचएम करता रहेगा। अरे सिंपल सी बात है, ये वाली बात देखो, यहाँ से ऐसे पार्टिकल को मैं छोड़ दूँ तो ये देखो इस पॉइंट पे ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसको थोड़ा सा पीछे ले जाकर छोड़ूंगा तो ऐसा नहीं कि पीछे ही भाग जाएगा, ये वापस आएगा और इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा? एसएचएम। इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ना, ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसी को एसएचएम कहते हैं सिंपल भाषा में। तो एसएचएम ऑब्जेक्ट कहाँ करता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लॉन्ग। अनस्टेबल में तो भाग ही जाएगा वापस। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ऑब्जेक्ट वापस भाग जाएगा। जैसे मान लो ऐसा मैं सरफेस बना लूँ, ऐसा सरफेस बना लूँ, है ना, देखो देखो अच्छे से, ये देखो सरफेस है, यहाँ से इस पेन को रख के मैं छोड़ूंगा, तो पेन को रख के मैं यहाँ पे रख दिया तो एग्जैक्टली नेट फोर्स क्या है? 0। थोड़ा भी डिस्टर्ब करूंगा तो कहाँ भाग रहा है? नीचे। यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा इधर भाग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रख दो, मैं यहाँ से छोड़ दूँ, देखो एसएचएम कर रहा है ना, ये देखो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, देखो ऐसे, थोड़ा सा फ्रिक्शन इसलिए रुक जा रहा है, नहीं तो ऑब्जेक्ट कैसे करेगा? देखो यहाँ से छोड़ूंगा तो ये नीचे ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो ऐसे ऐसे करेगा। ये देखो यहाँ से छोड़ूंगा ना, देखो उधर जाएगा, देखो हाइट पे गया, ये एसएचएम टाइप कर रहा है। तो ये मिनिमा, मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो वहाँ पे एसएचएम होता है। और ये मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ से छोड़ दूंगा ना तो भाग जाएगा, यहाँ रुकना नहीं चाहता। यहाँ से छोड़ दूंगा, देखो इधर छोड़ दूंगा तो इधर भाग जाएगा, थोड़ा आगे करके छोड़ूंगा इधर भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे रखूंगा तो इसी में ये घूमता रहेगा। तो इतना तो समझ आ गया होगा बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम और वहाँ पे होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दो तरीके से देखा है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो अपने डबल डिफरेंशिएशन सिर्फ लिखा है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब हंसता हुआ ग्राफ, हंसता हुआ मतलब मिनिमा, मिनिमा पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ना ये पॉजिटिव मतलब स्लोप बढ़ रहा था, तो ग्राफ कैसा है? हंसता हुआ। हंसता हुआ मतलब मिनिमा पे हंसता हुआ बनता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे याद नहीं रख सकते क्या तुम? और डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर तुम्हारा है निगेटिव, तो चेंज, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। रेट ऑफ चेंज इन स्लोप निगेटिव मतलब स्लोप घट रहा है। स्लोप कहाँ घटता है? रोता हुआ ग्राफ पे। रोता हुआ मतलब ये वाला। और ये कहाँ बनता है? मैक्सिमा पे। और मैक्सिमा पे क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आप याद रख सकते हैं? बिल्कुल सर, ये आप इसी तरीके से याद रखेंगे, इसी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आओ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे तो एफ वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप यहाँ पे कैसा था? निगेटिव। तो एफ वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप निगेटिव था, तो डी एफ बाई डी आर निगेटिव आ जाएगा। और एफ के जगह पे आप जानते हैं ये होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो जैसे ही एफ के जगह पे माइनस डी यू बाई डी आर रखेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन यू का हो जाएगा और माइनस बाहर है, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो कैसा आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब स्लोप बढ़ रहा था। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब स्लोप बढ़ रहा था, स्लोप बढ़ रहा था मतलब हंसता हुआ ग्राफ है, स्लोप बढ़ रहा था मतलब हंसता हुआ ग्राफ है, हंसता हुआ मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आपको फिर से ये कहानी समझ आई? दोबारा स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए अच्छे से, स्क्रीन पॉज करिए, इसको अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो हमें करना है। मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम के सवाल करने से पहले अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का आपको ग्राफ अच्छे समझा दिया, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझा दिया। अब हमें जो बात करना है वो करना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। किसके बारे में बात करना है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज अ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? एफ बराबर के एक्स होता है। स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बराबर माइनस ऑफ के एक्स। माइनस के एक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि मान लीजिए ये स्प्रिंग बनाया मैंने एक, ये स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे इलॉन्गेशन क्या है? 0। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगा के इसको आप खींच के लेके जाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स उतना ही कहाँ किधर लग रहा होगा? पीछे। तो इलॉन्गेशन आगे तो फोर्स पीछे, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपने एनएलएम में बहुत अच्छे से पढ़ा है
है ना। तो देखो अपने को क्या करना है, वर्क डन इन इलोंगेशन ऑफ ए स्प्रिंग फ्रॉम एल आई टू एल एफ। मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने यहाँ से इसको खींच के एल आई तक ले आया हुआ है। अब इस एल आई से एल एफ, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो फाइनल लेंथ ये एल एफ है, यहाँ तक ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। तो इस इंस्टेंट पे मान लो कि dx लेंथ में आगे लेके जाता हूँ, कितना आगे लेके जाता हूँ, dx लेंथ आगे लेके जाता हूँ, फोर्स यहाँ पे लग रहा है F, तो इसका जो वर्क होगा dx मतलब dl ले लो बेटा, dl लेंथ आगे खींच के ले जाता हूँ, तो यहाँ पे छोटा सा dl लेंथ आगे ले जाने में छोटा सा वर्क होगा dw इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स Fs डॉट dl, Fs डॉट dl। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा? पीछे, पीछे, बिल्कुल पीछे, क्योंकि इसको आगे खींच के ले जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होगा इसके आगे इलोंगेशन को अपोज करने के लिए। स्प्रिंग फोर्स पीछे और डीएल कहाँ लग रहा है? आगे। दोनों में एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटा के आप ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा cos 180 डिग्री, और इसका कर दोगे आप इंटीग्रेशन, तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बोलो तो यहाँ पे कितना लेंथ खींचा हुआ है आपने? मान लीजिए l लेंथ खींचा हुआ है आपने, कितना लेंथ खींचा हुआ है? l लेंथ खींचा हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस KL इंटू DL फ्रॉम L इनिशियल टू L फाइनल, फ्रॉम L इनिशियल टू L फाइनल। K कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, L इंटू DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो L स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस K L स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम L इनिशियल टू L फाइनल। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा, यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा आपका, माइनस तो रहेगा ही एज इट इज, माइनस हाफ के अपर लिमिट रखोगे एल एफ का होल स्क्वायर माइनस एल आई का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका वर्क डन। आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, सुनो मेरी बात। यहाँ पे मान लो एल लेंथ पे तुमने खींचा हुआ, इसको कितने में खींचा हुआ? एल लेंथ पे, और एल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ की वैल्यू होगी KL। अरे एफ बराबर KX होता है, तुम बोलोगे सर माइनस, तो माइनस डायरेक्शन के लिए तो था ना, तो मैंने मान तो लिया कि स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है और DL आगे खींचा, आगे है मैंने DL स्मॉल, DL लेंथ मैंने कहाँ खींचा? आगे, और स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है? पीछे कितना लग रहा है? KL। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री था, ले तो लिया हमने एंगल 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? माइनस। स्प्रिंग फोर्स को लिखा KL, अरे KX लेके ना लेके, x इलोंगेशन होता है, x ना लेके मैंने L ले लिया है बस, KL, और DL लेंथ खींचा। अच्छा, इसमें कांस्टेंट फोर्स नहीं है क्या? स्प्रिंग फोर्स नहीं, जितना आगे खींचते जाओगे जितना ज्यादा इलोंगेशन बढ़ता जाएगा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का यहाँ पे कंसेप्ट लगा है। ये आपका हो गया KL इंटू DL, K बाहर तो माइनस के बाहर, L इंटू DL का इंटीग्रेशन करेंगे L स्क्वायर बाई 2, इनिशियल लेंथ LI, फाइनल लेंथ LF। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2K, माइनस 1/2K L फाइनल टू L इनिशियल का होल स्क्वायर। तो अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो फ्रॉम L1 टू L इनिशियल टू L फाइनल, L इनिशियल टू L फाइनल, तो वर्क डन कैसा आता है? निगेटिव, क्योंकि तुम इसको खींच के आगे ले जा रहे हो। देखो तुमने पकड़ा है, तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स अलग है, तुमने पकड़ के इसको जैसे आगे खींचा है तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है, और स्प्रिंग खींच के कहाँ जा रहा है? आगे। अरे भाई तुम इसको पकड़ के खींच रहे हो तो तुम्हारा वर्क थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं तो पूछ रहा हूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ। तो जब आप किसी स्प्रिंग को पकड़ के आगे खींच रहे होते हैं तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगता है, और खींच आप आगे रहे तो स्प्रिंग आगे जा रहा है। स्प्रिंग जा रहा है आगे और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे, तो वर्क डन देखो क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो इलोंगेशन में वर्क डन क्या होता है? निगेटिव। अच्छा, कंप्रेशन में अगर आप कंप्रेस करेंगे वर्क डन इन कंप्रेशन फ्रॉम L इनिशियल टू L फाइनल, कुछ L इनिशियल से L फाइनल तक कंप्रेस करने में कितना वर्क डन लगेगा? L फाइनल, तो ये भी होगा माइनस हाफ K L फाइनल का होल स्क्वायर माइनस L इनिशियल का होल स्क्वायर। ये भी वर्क डन निगेटिव ही आएगा। ये भी वर्क डन निगेटिव क्यों? क्योंकि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, देखो जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बेटा बाहर लगेगा,
स्प्रिंग कहाँ जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, वो लग रहा है बाहर, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग अपने कंप्रेशन का अपोज करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर, और तुम इसको कंप्रेस करते हुए पीछे लेके जा रहे हो, और स्प्रिंग फोर्स आगे लग रहा है और स्प्रिंग पीछे जा रहा है, तो कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग तो पीछे जा रहा है ना, फोर्स कहाँ लगा रहे हो, आगे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा जाएगा, नेगेटिव। तो इलोंगेशन की बात करूं या मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, इलोंगेशन की बात करूं या मैं कंप्रेशन की बात करूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। क्या आपको ये बात समझ आया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, या आप कंप्रेशन की बात करें या इलोंगेशन की बात करें। डन, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। ये देखिए, ये स्प्रिंग था, ये मीन पोजीशन पे था, जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के आगे खींचा तो कुछ Li से लेके Lf तक कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वाली बात है। अच्छा, Li अगर जीरो है मतलब मीन पोजीशन से आगे लेके जा रहा हूँ, इफ Li इज जीरो, अगर मैं बात करता हूँ कि इफ Li इज जीरो, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि इफ Li इज जीरो मतलब इनिशियल इलोंगेशन क्या हो गया, जीरो, ये कहाँ पे आ जाएगा, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन से कुछ L लेंथ तक खींचने में वर्क कितना होगा, तो Li को जीरो रख दीजिए आप, तो क्या आएगा, -1/2 K L फाइनल का होल स्क्वायर L स्क्वायर। तो देखो ये निगेटिव ही तो आया है। इनिशियल लेंथ जीरो रखने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल इलोंगेशन जीरो रख रहे हो आप, स्प्रिंग का इलोंगेशन है ये Li टू Lf, मीन पोजीशन यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी, जीरो, अगर L जीरो रखते हो इसका मतलब ये होगा कि मीन पोजीशन से उसको आगे खींच के लेके जा रहे हो, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्क डन का फॉर्मूला, अगर इनिशियल लेंथ जीरो रखोगे तो वर्क तो निगेटिव ही है ना बेटा। स्क्रीन पॉज करके लिखिए इसको, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए बेटा इसको। अब आगे देखिए, आपको एक चीज समझाते बढ़िया। अब इसमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में निगेटिव पॉजिटिव का चक्कर बहुत रहेगा, तो इससे बचने के लिए हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सवाल सॉल्व करने का सोचा। हमारे दिमाग में ऐसा आया है ना, हमारे दिमाग में क्या चल रहा कि यार ये वर्क डन ना ये फॉर्मूले में माइनस आ जाता है यार, तो क्यों ना स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी जाए और सवाल को ना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सॉल्व किया जाए। क्योंकि आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये आप जानते हो। वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई, या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनना अच्छे से, वर्क डन इन इलोंगेशन फ्रॉम x1 टू x2, या आप L के टर्म्स से बात कर रहे हैं तो L1 टू L2, L1 से L2 तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ा था बताइए। वर्क डन फ्रॉम L1 टू L2 इज इक्वल टू कितना था बताइए, -12 K L2 का होल स्क्वायर, देखो ना फाइनल लेंथ का होल स्क्वायर बटा Li का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वर्क डन लिखा है बस मैंने, ये वर्क डन स्प्रिंग का वर्क डन निगेटिव ही तो आता है, तो सिर्फ वर्क डन लिखा है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस, देखो वर्क डन बेटा, ये देखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन, तो एक ही बात हुआ ना। अरे इसको इधर ले आओ, वर्क को उधर, चेंज इन पोटेंशियल को ले जाओगे तो माइनस उधर चला जाएगा। तो देखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस बाहर रख दिया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये माइनस और इधर भी माइनस फॉर्मूले में, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कोर्स निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस आया है। और ये माइनस क्यों आया, तो ये देखो फॉर्मूले में एक माइनस होता है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12 K L2 का होल स्क्वायर माइनस Li का होल स्क्वायर। ये इनिशियल लेंथ है L1, L इनिशियल, L फाइनल, सो L इनिशियल 1, L2 माइनस L1 लिख लो। ये चेंज इन पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एट लेंथ L2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट लेंथ L1। अरे फाइनल लेंथ तो L2 है ना, इनिशियल लेंथ L1 है, तो ये आ गया आपका। अगर आप ये मानो कि इफ L1 इज इक्वल टू 0, मतलब एट मीन पोजीशन,
मीन पोजीशन हो गया, अगर L1 को मैं 0 मान लूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, मीन पोजीशन। और उस मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट L1 उसको मैंने रेफरेंस मान लिया 0, क्योंकि पहले बहुत बात हो चुकी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो असल में डिफाइंड होता ही नहीं। यहाँ पे देखिए क्या डिफाइन हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन किसी का पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी आप कहीं भी 0 मान सकते हो। तो मैंने ये माना है, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा, ये मेरा मानना है कि ऐसा अगर मैं 0 मानूं, मैं मान सकता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता हूँ। तुम U0 मान लो, मैं 0 मान लो, कोई 5 मान ले, कोई 10 मान ले, सबसे आसान किसका जंक्शन होगा, मेरा, क्योंकि मैं 0 मान लूंगा तो टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो ये टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो किसी L लेंथ पे L2 हटा दो, L1 L2 2 था तो इसलिए O1 2 लिखा था ना, अगर ये टर्म ही हट गया तो ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी किसी लेंथ L पे। देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी लेंथ L पे बराबर, ये यहाँ पे मैंने मान लिया 0 है, और ये टर्म हो जाएगा आपका L1 को मैंने क्या रखा है 0, क्योंकि मीन पोजीशन पे जाऊंगा तो इनिशियल इलोंगेशन मीन पोजीशन पे मैं था तो 0 था, तो इनिशियल इलोंगेशन 0, ये 0, और उस इनिशियल इलोंगेशन मीन पोजीशन में मैंने पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे 0 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ KL स्क्वायर। सर L2 क्यों नहीं लिखा, अरे भाई L1 L2 2 लेंथ था इसलिए 1 और 2 रिप्रेजेंट किया था, मैं यहाँ पे इसको मीन पोजीशन मान लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई इलोंगेशन फाइनल L ले लेता हूँ, तो वहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी आ गया का हाफ KL स्क्वायर। तो ये होता है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। इफ पोटेंशियल एट मीन इज इक्वल टू 0, तो ये सही है किसी L लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अब होता क्या है कि स्प्रिंग को मान लो तुमने खींचा, जैसे स्प्रिंग को खींचा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया, निगेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का अगर वर्क निगेटिव हो जाए, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क हो अगर वो खुद निगेटिव हो जाए, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को तुम बोल लो कि ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये फॉर्मूला होता है, ये खुद निगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस कट जाएगा। या ऐसे देख लो, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। अब तुम कह रहे हो कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स खुद निगेटिव हो रहा है, मतलब ये खुद वर्क जो है ना वो निगेटिव हो रहा है, माइनस एक फॉर्मूले में होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो मैं एक स्टेटमेंट पिछले क्लास में बताया था, अभी भी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस पे 4 सवाल है तुम्हारे मॉड्यूल में। इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव, देखो delta U is equal to minus work done by the conservative force. If work done by the conservative force is negative, then potential energy will decrease. क्योंकि यहाँ पे एक माइनस रख दोगे, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अगर निगेटिव आ गया तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, डेल्टा U होता है माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पॉजिटिव आ रहा है, मान लो स्प्रिंग फोर्स ने पॉजिटिव वर्क करी, अगर स्प्रिंग फोर्स ने पॉजिटिव वर्क करी तो ये पॉजिटिव मतलब डेल्टा U क्या आ जाएगा, निगेटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तभी तो इसमें चेंज निगेटिव आया है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, देन पोटेंशियल विल डिक्रीज। उल्टा हो गया ना यार, अरे भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि एक निगेटिव आने की वजह से चीजें उल्टी होंगी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, अगर इसका वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, अगर इसका वर्क निगेटिव होगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव, इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव, इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव, इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तुम्हें नहीं लग रहा उल्टा रिलेशन एक माइनस के आने की वजह से? तो अगर आप स्प्रिंग को खींच के लेके जा रहे हो, इलोंगेट कर रहे हो, तो वर्क डन विद स्प्रिंग फोर्स निगेटिव। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, स्प्रिंग को तुम कंप्रेस कर रहे हो भाई, एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेस कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लाएगा, बाहर, और स्प्रिंग कंप्रेस होकर अंदर जा रहा है, तो वर्क डन विद स्प्रिंग फोर्स निगेटिव, तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होगा। और वैसे भी एक स्प्रिंग को दबा के छोड़ दो, दबा के छोड़ दो तो अचानक से बहुत तेजी से भागता है, क्यों भागता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अरे यार सिंपल लॉजिक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अच्छा तुम उसको खींच दो, स्प्रिंग को खींच दो और छोड़ दो, तो अचानक से कंप्रेस होगा। कहां से आई उसके पास कंप्रेस होने की एनर्जी? आप स्प्रिंग को एक खींच के छोड़ देते हो, तो आप एनर्जी के टर्म्स में अगर बात करो तो कहां से आई उसमें एनर्जी कंप्रेस होने के लिए? अगर मैं तुम्हें जमीन पे लेके यहाँ पे मैं तुम्हें पकड़ लूँ, तेरा ये सर पे ऐसे पकड़ के यहाँ पे छोड़ दूँ, तो यहाँ से यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, और मैं 4 मंजिल मकान पे ऊपर ले जाके तेरा ऐसे छोड़ दूँ तो भागता हुआ रफ्तार में नीचे आएगा, तो तेरे पास भागने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? तो तुम्हें जितना मैं ऊपर लेके जाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा स्टोर होगा। तो उसी तरीके से स्प्रिंग को अगर खींच के छोड़ दोगे तो रफ्तार में भागेगा, तो कहां से भागा भाई, तो उसमें एनर्जी स्टोर था।
तो स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो एनर्जी स्टोर होगा, स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे तो भी एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी कब जीरो होता है स्प्रिंग का एनर्जी जीरो होता है मीन पोजीशन पे, माना है, वो भी क्या माना है, तुम 5 जूल मान लो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे कुछ भी माना जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कुछ भी माना जा सकता है। तो बोलो कंप्रेशन में स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा, इलोंगेशन में स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा। देखो इन कंप्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू होगा तेरा हाफ के x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आएगा जवाब, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे निगेटिव आता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन खुद निगेटिव आया तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर इस पोटेंशियल एनर्जी में आप मानते हो किसी इलोंगेशन x2 पे माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट x1 पे, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू हाफ के चेंज है तो ये भी होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अगर तुम यहाँ पे लिखते हो x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, अगर x1 की जीरो रख दो मतलब ये मीन हो गया, और मीन से तुमने x डिस्टेंस कंप्रेस किया है, ये x1 तेरा जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल मीन पे जीरो तुमने मान लिया, तो किसी x पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन हो गया, सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे x इलोंगेशन भी हो सकता है या कंप्रेशन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ l क्या है, l मे बी इलोंगेशन और कंप्रेशन, मे बी इलोंगेशन और कंप्रेशन। इलोंगेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है स्प्रिंग के अंदर, और कंप्रेस करोगे स्प्रिंग को तो भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। लॉस कब होगा, जब इलोंगेशन से मीन पे आएगा या कंप्रेशन से, कंप्रेस्ड है वो मीन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। स्टोर कब होगा पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप उसको खींचते हो, इलोंगेट करते हो, एक एल लेंथ मीन पोजीशन से एल लेंथ खींचते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा हाफ के एल स्क्वायर, हाफ के एल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर मान लो, एल स्क्वायर मान लो। और उसमें पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कंप्रेस करते हो तो भी स्टोर होता है, एल अगर कंप्रेशन है तो भी पोटेंशियल एनर्जी इतना ही स्टोर होगा, एल अगर इलोंगेशन है तो भी पोटेंशियल एनर्जी इतना ही स्टोर होगा। तो लॉस कब होता है, तो देखो जब मीन से खींचते हो, इलोंगेट करते हो तो भी स्टोर, कंप्रेस करते हो तो भी स्टोर। जब वो कंप्रेशन से मीन पे आएगा या इलोंगेशन से मीन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। तो क्या आपको ये कहानी समझ आई, डेरिवेशन जो थोड़ा थोड़ा करके मैंने समझाया है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने लिखा है आपके लिए, ये माइनस और ये माइनस कहाँ से आया, तो वर्क डन का फॉर्मूले में एक माइनस आता है और वर्क डन बराबर होता है माइनस डेल्टा यू, तो ये माइनस डेल्टा यू तो एडिशन लिखा मैंने, और वर्क डन के फॉर्मूले एक माइनस आता है तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है बेटा। तो इसीलिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स से अगर मैं अप्रोच करूं सवाल को सॉल्व करने का तो मुश्किल आएगा, और वर्क डन का फॉर्मूला में पता है माइनस डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा यू से सॉल्व करूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से तो इजी हो जाएगा। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए अच्छे से, कोई खास बात नहीं, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। आगे देखिए, आगे देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जहां पे x होगा आपका इलोंगेशन, x क्या है आपका इलोंगेशन, तो बताओ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। और आप जानते हो F बराबर होता है के एक्स, F बराबर क्या होता है के एक्स। अगर मैं यहाँ पे x को लिख दूं f बाई के, x को क्या लिखूं f बाई के, अरे x को क्या लिखूं f बाई के, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ के, x को क्या लिखूंगा f बाई के का होल स्क्वायर, तो यहाँ से नीचे के स्क्वायर, ये के कटेगा तो क्या आएगा बोलो हाफ एफ स्क्वायर बाई के। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ अगर ग्राफ बनाओगे तो बताओ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, जानते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो देखो ध्यान से, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to spring constant और spring potential energy also is inversely proportional to spring constant। लेकिन ऐसा कब, ऐसा तब F बराबर के x से फॉर्मूला बनाओगे जब x को तुम कांस्टेंट मान लोगे, तो जितना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा, मतलब U स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा मान लो डिफरेंट स्प्रिंग है, सब में इलोंगेशन सेम करोगे
तो किस में एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी और सबका इलोंगेशन सेम है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है। और बहुत अलग अलग डिफरेंट स्प्रिंग है, सबको सेम फोर्स से खींचोगे। देखो यहाँ पे सबको क्या कर रहे हो, सेम फोर्स से खींच रहे हो, सारे को सेम फोर्स से खींचा है तुमने। सेम फोर्स से खींचना और सेम इलोंगेशन होना में फर्क है। क्या सेम फोर्स से सबको खींचोगे तो इलोंगेशन सेम होगा? नहीं भाई, इलोंगेशन तो F बराबर kx है, तो इलोंगेशन देखो सब पे सेम फोर्स लगाओगे तो इलोंगेशन सेम होगा, जरूरी नहीं k पे भी इलोंगेशन तो डिपेंड करता है ना। तो देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। कब? जब अप्लाइड फोर्स सब पे क्या हो, सेम हो। एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है इसको देखने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बोलेंगे सर ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। अरे भाई एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल है, जहां पे एक्स हो सकता है आपका इलोंगेशन या एक्स हो सकता है आपका कंप्रेशन। अगर एक्स इलोंगेट किया तो भी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर एक्स कंप्रेस किया तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, यस इट इज ट्रू। स्प्रिंग का फॉर्मूला, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप लिखते हो U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के सामने सामने क्या आया है, के जितना ज़्यादा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी, लेकिन बशर्ते सारे स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या होना चाहिए, से। बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट के। क्यों? क्योंकि अगर आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से देखें, U इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2 के, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के आ रहा है। और यहाँ से देखिए तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आ रहा है। तो याद रखिएगा, क्योंकि नीट 2015 में इसी पे सवाल पूछ लिया था, नीट 15 में बेटा इसी पे सवाल पूछ लिया था, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे यहाँ पे सवाल पूछ लिया था। क्या आपको ये समझ आया बहुत अच्छे से? कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, बहुत आसान है ये। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, अगर आप F बराबर के एक्स रख दो, स्प्रिंग फोर्स के टर्म्स में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को अगर कन्वर्ट करना चाहो तो F बराबर के एक्स होता है, तो x को क्या लिखोगे, F बाई के, तो U बराबर हो जाएगा हाफ के, x को क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो x बराबर F बाई के, तो ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये कटेगा तो नीचे आ गया के, तो U बराबर होता है बेटा एफ स्क्वायर बाई 2 के। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की जरूरत है? तो स्प्रिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। और इस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, बोल देगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो है 1:2, तो एनर्जी का रेशियो बताओ, आप नहीं बता सकते। अगर स्प्रिंग फोर्स का रेशियो गिवन है और आपसे एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या लेना है। स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो U1 बाई U2 बराबर K1 बाई K2। खूब सवाल है बेटा, इस पे ढंग से सुन लो। U1 बाई U2 बराबर K1 बाई K2 हुआ, लेकिन तब ना जब इलोंगेशन सेम दिया हो तभी। अगर उसने फोर्स सेम दिया है तो देखो U1 के नीचे आएगा K1, तो U1 बाई U2 बराबर होगा K2 बाई K1। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो U1 बाई U2 K1 बाई K2 का जब इलोंगेशन सेम है तब। U1 बाई U2 K2 बाई K1 हो जाएगा जब स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इफ x इज सेम, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन फोर्स इज सेम। क्या आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आई? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा इस चीज को लिखिए पहले।